नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत है आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, अलग अलग लेवल पे डिस्कस करते हैं, स्कूल लेवल पे डिस्कस करते हैं, कॉलेज लेवल पे डिस्कस करते हैं, और पीएचडी और आफ्टर पीएचडी जो है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। जो टॉपिक है उसका नाम है रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। ये अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप जो है ये फोकस्ड है उन रिसर्चर्स के लिए जो इंडिया के बाहर रिसर्च कर रहे हैं। उनको काफ़ी समय हो गया है रिसर्च करते हुए, वो एक अपना एरिया डेवलप कर चुके हैं, अच्छी पब्लिकेशंस कर चुके हैं, उनका एक यूनिक एरिया हो चुका है, अच्छी स्किल सेट वो जो हैं एक्वायर कर चुके हैं। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर वो वापस इंडिया आना चाहते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फेलोशिप फोकस की गई है, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। फेलोशिप का नाम है रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। इसीलिए इस फेलोशिप को री एंट्री फेलोशिप कहा जाता है। अब वो उन रिसर्चर्स के लिए है जो इंडिया के बाहर हैं और वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये फंडिंग एजेंसी कौन रहती है इसमें फंडिंग एजेंसी है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। और उसमें भी जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है अंडर इट्स एचआरडी, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट यूनिट के अंदर ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली आता है। अब एम जो है इस पर्टिकुलर फेलोशिप का मैं आपको बता चुका हूं कि जो हाईली स्किल्ड रिसर्चर्स हैं जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना है कि वो इंडिया वापस आएँ और वो अपना एक एरिया इस्टेब्लिश करें और स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और अच्छी रिसर्च करें, प्रोडक्टिव रिसर्च करें। उसके लिए जो ये फेलोशिप जो है बनाई गई है। कौन कौन से एरिया जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं? एरियाज हैं लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस। तो एक ब्रॉड एरिया जो है इसमें कवर हो जाता है और मोस्टली जो है बायो रिलेटेड एरियाज जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। और अगर इन एरियाज में कोई रिसर्चर है जो अब्रॉड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंडिया वापस लाने के लिए ये पर्टिकुलर फेलोशिप जो है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है डीबीटी के द्वारा बनाई गई है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया रहता है कि कैंडिडेट पीएचडी होल्डर होना चाहिए या एमडी होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट जो डिग्रीज होती हैं वो उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एज फार एज पब्लिकेशंस आर कंसर्न्ड, पेटेंट्स, अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक रिसर्चर बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइटेरिया जो होते हैं आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाते हैं, जिसमें पब्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, पेटेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है इसमें। तो ये कुछ बातें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि मिनिमम 3 साल का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी जब पीएचडी हो गई है, पीएचडी के बाद जो उन्होंने रिसर्च किए, कैंडिडेट ने रिसर्च कर रहे हैं, उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल जो है पोस्ट डॉक्टरल इंडिया में अगर है की हुई है तो दैट इज़ फाइन। अब्रॉड की मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंडिया के बाहर का 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम जो है वो होना जरूरी है। ओवरऑल 3 साल का होना चाहिए। 1 साल का इंडिया का काउंट हो सकता है, अब्रॉड का 2 साल का मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपका अब्रॉड का ही मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, वो चलेगा इसमें। अब बात करेंगे
जो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं और जिनके पास ये फेलोशिप नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें उन्होंने बताया कि वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको 1 साल पूरा नहीं हुआ है इंडिया में रहते रहते, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स की बताई गई है, अपर एज लिमिट। तो जो 45 ईयर्स के जो रिसर्चर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके होल्डर जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी रिसर्चर को, फेलोशिप कितनी होगी, कंटीजेंसी कितनी होगी, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं जब एक रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहता है। तो सबसे पहले उसको जो उसका जो पोजीशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की पोजीशन होगी उसकी, और साइंटिस्ट डी लेवल की पोजीशन उसको दी जाएगी। किसी भी होस्ट इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन करता है तो ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन उसको मिलेगा। साथ में टीचिंग असाइनमेंट वो कर सकता है या कर सकती है। रिसर्च असाइनमेंट उसको मिल सकता है जिसमें मास्टर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो पीएचडी भी करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर होस्ट इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन करते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर फेलो के अंडर पीएचडी भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं। जो मंथली सैलरी इसमें रहेगी 1,00,000 रुपए की मंथली सैलरी रहेगी, प्लस एचआरए हाउस अलाउंस दिया जाएगा 18,500 रुपए। तो एक बढ़िया अमाउंट जो है एक फेलो को मिलता है इसमें एज फार एज सैलरी इज कंसर्न। अगर होस्ट इंस्टीट्यूट अकोमोडेशन दे रहा है तो वो एचआरए के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा इस सैलरी के ऊपर। उसके बाद आता है रिसर्च ग्रांट कितनी जाएगी। रिसर्च ग्रांट जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसर्चर के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे इस पर्टिकुलर री एंट्री फेलोशिप में लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया रिसर्च ग्रांट जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी रिसर्चर को। पहले साल में और दूसरे साल में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे रिसर्चर को कि वो उसमें इक्विपमेंट मंगाए, केमिकल मंगाए, या और जो चीज़ें चाहिए रिसर्च के लिए वो सारी चीज़ें ले सकता है, और उसको जो है डीबीटी 10 लाख रुपए डीबीटी से मिलेंगे पहले और दूसरे साल के लिए। तीसरे और चौथे साल में ये अमाउंट डिक्रीज कर दिया जाएगा 7.5 लाख। ये अमाउंट दिया जाएगा उसकी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए। तो सपोर्ट तीसरे और चौथे साल में भी दी जाएगी। 5वें साल में ये फेलोशिप रहती है 5 साल के लिए, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल और के लिए, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, लेकिन 5 साल के लिए रहेगी। कंटीजेंसी जो है रिसर्च कंटीजेंसी जो 5 साल के लिए ही दी जाएगी, और 5वें साल में 5 लाख। तो ये पहले 2 साल में 10 लाख, तीसरे और चौथे साल में 7.5 लाख, और 5वें साल में 5 लाख। तो इतनी सारी जो कंटीजेंसी रिसर्च के लिए मिलेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिसर्चर जो है परचेज कर सकता है, केमिकल्स परचेज कर सकता है, इक्विपमेंट परचेज कर सकता है, और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकता है। रिसर्च सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब एक रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है तो। और अगर होस्ट इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया है तो वो होस्ट इंस्टीट्यूट की सारी फैसिलिटी भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बढ़िया होस्ट इंस्टीट्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है वो आपको ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बढ़िया इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी मिल जाए, ताकि आपको ज़्यादा पैसे जो है इन चीज़ों पे खर्च करने ना पड़े। अब दोस्तों ये इंसेंटिव की बात होगी। अब डीबीटी एनकरेज करता है कि जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स हैं, या जो लीव्स होती हैं वो होस्ट इंस्टीट्यूट जो है फेलो को दे एज पर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो मिलने चाहिए। और जो फेलोज हैं वो फेलोशिप या सैलरी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनको परमानेंट पोजीशन मिल जाती है। मान लीजिए फेलो 2 साल उस होस्ट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और वहाँ पे पोजीशन ओपन हो जाती है, वो अप्लाई करते हैं और उनको जो है पोजीशन मिल जाती है, तो वो सैलरी एक्सेप्ट कर सकते हैं या अपनी फेलोशिप पे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो डीबीटी के द्वारा उनको दिया गया है परमानेंट पोजीशन मिलने के बाद भी। लेकिन अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं और उनके पास परमानेंट पोजीशन है तो
उनको जो है सैलरी फेलोशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करे। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, डीन, सीईओ, किसी कंपनी की बात अगर करें हम तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ओन पब्लिक यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें नहीं जाना तो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। रेलिवेंट इंडस्ट्री है, कोई आपके रिसर्च से रिलेटेड है, कोई बढ़िया कंपनी है, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप एज ए रामालिंगा फेलो ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगली इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो एप्लीकेंट है वो सिर्फ एक होस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। वो ऐसे नहीं है कि 4-5 होस्ट इंस्टीट्यूट हो गए और अपनी एप्लीकेशन 4-5 एप्लीकेशन सबमिट करती, नहीं, ओनली वन एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर होगी पर कैंडिडेट। तो एक ही होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग होस्ट इंस्टीट्यूट में आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो आपको अप्रूव करता है, जो आपको लग रहा है कि बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उसको एक्सेप्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप मल्टीपल होस्ट इंस्टीट्यूशंस को एज ए ऑप्शन जो है अपनी एप्लीकेशन में भेजें। लेकिन होस्ट इंस्टीट्यूशन के पास एक ऑप्शन है कि वो मल्टीपल कैंडिडेट्स को जो हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी एक होस्ट इंस्टीट्यूशन जो है मल्टीपल कैंडिडेट्स को लेटर दे सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है कि अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल है। जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं एज ए रामालिंगा फेलो, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप प्रपोजल लिखना चाहते हैं, किसी फंडिंग एजेंसी को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो को-पीआई है वो उस पर्टिकुलर होस्ट इंस्टीट्यूट का परमानेंट फैकल्टी मेंबर होना चाहिए या परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट ग्रांट नहीं लिखेंगे। इंडिपेंडेंट यानी आप पीआई बन सकते हैं, को-पीआई आपको एक परमानेंट फैकल्टी मेंबर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रखना पड़ेगा या एक एम्प्लॉय जो है वो आपकी ग्रांट में होना जरूरी है। ये क्राइटेरिया, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको जो है कोलैबोरेशन करनी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब रिसर्चर ज्वाइन करते हैं तो एक एज ए होस्ट इंस्टीट्यूशन जितने भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर रिसर्चर के एरिया में काम कर रहे हैं, उसको चाहिए कि वो उन लोगों से मिले और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कोलैबोरेशन के लिए। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों के लिए, रामालिंगा फेलो के लिए भी और जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए भी। अब टेन्योर की बात करें तो ये 5 साल के लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 5 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी, कंटीजेंसी इन्वॉल्व होगी उसमें। 2 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन अगर परमानेंट पोजीशन हो जाती है तो ये एक्सटेंशन उस पर्टिकुलर फेलो को नहीं मिलेगी। तो अगर उसको परमानेंट पोजीशन होस्ट इंस्टीट्यूशन में मिल जाती है तो मोस्ट लाइकली जो है वो फेलोशिप डिसकंटिन्यू कर ही लेगा। बट एनीवेज ये ऑप्शन दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए डीबीटी ने अपनी वेबसाइट पे परफॉर्मा दिया हुआ है, आप डाउनलोड कीजिए। उस परफॉर्मा में आपको सबसे पहले तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, सारी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो दूसरे इंफॉर्मेशंस होती हैं, एड्रेस वगैरह, वो सारी आपने उसमें भरनी है। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करूँगा, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो आपने डिटेल में देनी है, वर्क एक्सपीरियंस वो भी आपने डिटेल में देना है कि आपके जो मार्क्स कितने हैं, कब आपने की है, कौन सा ईयर था, ये सारे उन्होंने उस परफॉर्म में कॉलम दिए हुए हैं जो आपको फिल करने हैं। और वर्क एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस का एक कॉलम होगा, उसमें आपने डिटेल में भरना है। अब पोस्ट डॉक्टरल के लिए अलग से कॉलम है कि इंडिया में पोस्ट डॉक्टर आपने की है तो कितना एक्सपीरियंस है आपको, अब्रॉड का कितना है, तो इसके लिए अलग अलग कॉलम इन्होंने दिए हुए हैं। फिर अवार्ड, पब्लिकेशन में आपकी वो पूछेंगे कितनी पब्लिकेशंस हैं आपकी, वो पूछेंगे कि फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशंस कितनी हैं, आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है पब्लिकेशंस का, और कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर कितनी पब्लिकेशंस हैं आपकी। तो एक तरह से जज किया जाता है कि
उस रिसर्चर ने इंडिपेंडेंटली कितने प्रोजेक्ट हैंडल किए वो पब्लिकेशन से रिफ्लेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑथर का मतलब होता है कि आपने बेंच वर्क किया हुआ उस प्रोजेक्ट में। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर आप बन जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो है बेंच वर्क नहीं करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट जो हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अब इसके बाद आते हैं प्रपोजल के ऊपर। जो प्रपोजल है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी मान लीजिए बाकी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक कर रहे हैं, अब्रॉड में आप बैठे हुए हैं, बढ़िया आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, आपने काम सीख रहे हैं। अब इंडिया में भी आपने अच्छी रिसर्च की है, पीएचडी में पेपर भी हैं आपके, ये सारे एक तरफ। फिर आता है प्रपोजल, वो एक तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इसमें जो है प्रपोजल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है दी जाती है। जितना भी मैंने रिसर्च की है इसमें मुझे ये पता लगा है कि इस पर्टिकुलर फेलोशिप में प्रपोजल जो है वो बहुत रिगरस होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ उसकी पता होना चाहिए कि आपने इस साल में ये करना है, दूसरे साल में आपने ये करना है, आपके रिजल्ट क्या आएंगे, अगर आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपकी अल्टरनेट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको कौन कौन से केमिकल चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। आपको एक एक चीज़ जो है ऑलरेडी प्लान करनी है। इसके लिए आपको मॉडल नंबर पता होना चाहिए कि मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है और ये मॉडल नंबर का यूज़ करना है। जब आप अप्लाई करेंगे, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, इस अप्रोच से आप अप्लाई करेंगे, तो आपका प्रपोजल जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे और देखा जाएगा कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है इसको पूरा आइडिया है कि किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। और उसमें ज़रूरी है कि आप अल्टरनेट स्ट्रेटजीज बताएं, आप फेलियर भी डिस्कस करें कि पॉसिबल फेलियर क्या हो सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है कि इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, लेकिन एक तरह की 5 साल या 10 साल में आपने क्या करना है कि वो पूरी सोच रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उसमें जो आप लिख रहे हैं क्या करना है वो आपने जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर आपने लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपने वो काम किया ही नहीं है और वो आप लिख रहे हैं। आप थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये ज़रूरी होता है ऐड करना कि आपने ये किया है तो ये काफ़ी हद तक चांसेस है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आप ऐड भी कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिसमें आप वो ढूंढ सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कोई उस एरिया में काम कर रहा है, उसको एज ए कोलैबोरेटर भी आप उसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं, रिकमेंडेशन इन्होंने 3 रिकमेंडेशंस मांगी है। करंट जो सुपरवाइजर है उसकी रिकमेंडेशन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों जो हैं वो आप रखिए अपने पास, क्योंकि जब आप ये परफॉर्म भेजते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, हार्ड कॉपी भेजनी है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपने रेफरेंस का एड्रेस दे दिया और वो खुद दूसरे रेफरेंस ले लेंगे, नहीं, इसमें आपने जो है जिससे एक लेटर ऐड करना है, हार्ड कॉपी देनी है, उसकी एप्लीकेशन में अटैच करना है उस लेटर को, और 3 मिनिमम जो है वो होने चाहिए। और करंट सुपरवाइजर जो है आपका उसकी रिकमेंडेशन जरूरी है इसमें। प्रपोजल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपका रिसर्च एरिया पूछा जाएगा, आपका टाइटल पूछा जाएगा, समरी पूछी जाएगी और जो आपने ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताए हैं, तो एक एक ऑब्जेक्टिव का आपको जो है प्रपोज्ड एक्टिविटी क्या आप करना चाहते हैं उसमें, आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, क्या आपको लग रहा है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे उसमें, और अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज, यानी अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या बैकअप प्लान है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कि अगर आप कर देते हैं इसको तो उसकी इंपॉर्टेंस भी तो आपको बतानी होगी। तो इस तरह से आपने मिनिमम 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखना है जिसमें आपने बिल्कुल डिटेल में अपनी सारी चीज़ें, रिसर्च का जो फ्यूचर रिसर्च आपका जो माइंड में आप सोच रहे हैं जो आपने करनी है, जिसके लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट फेलो होंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, वो सारी चीज़ें आपने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब कमेटी में पहुंचेंगी, जो कमेटी मेंबर होंगे वो रिव्यू करेंगे उसको क्रिटिकली, बहुत सारे मेंबर्स होंगे वो देखेंगे, तो सब अपना कमेंट देके फिर स्क्रीन करेंगे कैंडिडेट्स को, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको उनको ज्वाइनिंग डेट बतानी होगी। वैसे वो फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो
ये एक मैं आपको डिटेल में बताना चाहता था इस पर्टिकुलर री एंट्री फेलोशिप के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अभी अब्रॉड में सेटल्ड हैं, वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो वापस भी जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इंडिया में। तो अगर उनको लग रहा है कि उनका एरिया सेट हो चुका है, तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक होस्ट इंस्टीट्यूशन ढूंढने की जहां पे वो अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको रामालिंगा फेलोशिप के बारे में डिटेल में पता लगा होगा, री एंट्री फेलोशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखें। अगर आप एक रामालिंगा फेलो हैं और अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एडवाइस दूसरे फेलोज के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक राहत का काम करेगी, क्योंकि कई बारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो फेलो सोचते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी रामालिंगा फेलो हैं उनको उनके बारे में पता होता है, और वो अगर गाइड करें, वो कमेंट सेक्शन में हमें गाइडेंस दें, सबको बताएं, तो ये एक बहुत ही बड़ी हेल्प होगी सबके लिए। तो दोस्तों, ये था रामालिंगा फेलोशिप के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम इसी तरह की फेलोशिप्स और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।